यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब सीधे पुतिन के निशाने पर हैं। पुतिन ने कीव में उस जगह को टारगेट किया है जहां जेलेंस्की और उनका मंत्रिमंडल युद्ध से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला बता रहा है कि यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। इस रिकॉर्ड बमबारी के बाद यूरोप के सामने अब बड़ा सवाल है, क्या वो यूक्रेन में सेना भेजेगा या फिर उसकी सुरक्षा गारंटी अब पूरी तरह विफल साबित होगी। आज हम इस एक्सप्लेनर में चर्चा करेंगे कि क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल, और क्या यूक्रेन सरकार की बिल्डिंग पर हमले के बाद पुतिन का अगला टारगेट अब जेलेंस्की का महल होगा। क्या जेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जहां जेलेंस्की और उनका मंत्रिमंडल युद्ध से जुड़े अहम फैसले लेते हैं, वहां अब सिर्फ मलबा है। कीव की उस इमारत को पुतिन ने टारगेट किया है जहां से रूस के खिलाफ हर रणनीति तय की जाती थी, जहां यूक्रेन की लीडरशिप पर सीधा खतरा है। इस बिल्डिंग को निशाना बनाने का मतलब साफ है कि यूक्रेन की लीडरशिप को सीधा संदेश, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पुतिन ने सबसे सटीक मिसाइल से हमला करके यह दिखा दिया कि वो अब जेलेंस्की के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की के इस बिल्डिंग को टारगेट करने का मतलब है कि यूक्रेन की लीडरशिप का डेथ वारंट जारी हो गया है। कीव के आसमान में तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रही है रूस की क्लरिव क्रूज मिसाइल, जो रूस लगातार यूक्रेन पर फायर करता आ रहा है। ऐसी कई मिसाइल कीव पर दागी गई। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। इसी क्लरिव मिसाइल से कीव पर हुआ था सबसे बड़ा हमला। ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 2022 में स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा अटैक हुआ। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से ताजा हमले में 805 ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके अलावा 13 मिसाइल भी दागी गई और इस दौरान उसके एयर डिफेंस ने 751 ड्रोन मार गिराए और 4 मिसाइलों को भी आसमान में ही नाकाम कर दिया। पहले तो अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है, लेकिन दूसरी मिसाइल को यूक्रेन का एयर डिफेंस हवा में ही खत्म कर देता है। यानी जेलेंस्की को नेटो से मिले हथियार 50% क्षमता से काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग के अलावा कीव में एक अपार्टमेंट पर भी अटैक हुआ। यहां कई लोगों की मरने की खबर है। इससे पहले कीव में 28 अगस्त को बड़ा हमला हुआ था। इस हमले के साथ पुतिन ने जेलेंस्की को बता दिया कि उनके सबसे मजबूत गढ़ को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। पुतिन के नए और तेज हमलों ने एक बार फिर संकट में गहरा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध विराम की उम्मीदें टूट चुकी हैं और क्या रूस अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। जेलेंस्की ने स्लो मोशन में वीडियो जारी किया। यह वीडियो उस फैक्ट्री का है जहां रूस की मिसाइल ने हर हिस्से के परखच्चे उड़ा डाले। इस फैक्ट्री में गिरी पुतिन की हर एक क्रूज मिसाइल बता रही है कि रूस ने यहां काम करने लायक किसी भी चीज को जिंदा नहीं बख्शा। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री है। यहां अब जर्रा जर्रा चीख कर बता रहा है कि पुतिन की मिसाइलों ने बहुत ही अचूक हमला अंजाम दिया है। जेलेंस्की इस फैक्ट्री को देखने के लिए कीव से करीब 650 किलोमीटर दूर पश्चिमी शहर जाकरपटिया पहुंचे। ये शहर स्लोवाकिया से लगा हुआ है। पूर्व में डॉनबॉस पर कब्जा करने के बाद पुतिन के टारगेट पर अब ये पश्चिमी यूक्रेन है और जाकरपटिया जैसे शहर पर हमला करके वो नेटो का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। Відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде. 21 अगस्त को जब जाकरपटिया में इस अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला हुआ, रूस ने यहां बहुत सटीक हमला किया था। हमले के 2 हफ्तों बाद जेलेंस्की ने इस अमेरिकी फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन उनका बड़ा मैसेज कुछ और है। वो बताना चाहते हैं कि रूस अब यूक्रेन में अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, इसलिए उन्होंने यहां अमेरिकी दूतावास के बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया। वो बताना चाहते हैं कि रूस का असली टारगेट यूरोप और अमेरिका है, या कहे कि नेटो देश है। जेलेंस्की ने बड़ा बदला लेने की तरफ इशारा भी कर दिया। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस की रिफाइनरी और बाकी तेल ठिकाने उनके टारगेट पर रहेंगे। 20 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इसका इरादा जाहिर कर दिया है। यूक्रेन को पूरी तरह सरेंडर कराने वाले इरादे के साथ अब पुतिन ने अपनी ब्रह्मास्त्र पॉलिसी लागू कर दी है।
पुतिन इस वक्त 3.5 साल के युद्ध के दौरान सबसे आक्रामक नजर आ रहे हैं और उसकी कई वजह है। आपको बता दें, पहली वजह 4 सितंबर को पेरिस के एलिस प्रेसिडेंशियल पैलेस को यूक्रेन पर हुई मीटिंग। इस मीटिंग में यूरोप के कई देशों के लीडर शामिल हुए। सब रूस के खिलाफ एक गठबंधन बनाकर पुतिन को डराना चाहते हैं। दूसरी वजह, इस मीटिंग में यूक्रेन को दी गई यूरोप की सुरक्षा गारंटी, जिसके तहत 26 देशों की तरफ से 10,000 सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। यूक्रेन की सेना को हथियार और ट्रेनिंग देने की भी बात है। और तीसरी वजह है शंघाई सहयोग संगठन से लौटने के बाद पुतिन का हौसला, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया से पुतिन को नई ताकत मिली है। अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए यूरोप के कौन कौन से देश आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस वक्त पूरे यूरोप का नेतृत्व 3 देश कर रहा है और यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक रहे हैं। इसमें ब्रिटेन, इसमें फ्रांस और जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टॉर्मर और एमेनुअल मैक्रो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। यूरोप से आने वाली मदद के बीच अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसे लेकर यूरोप के कैंप में कुछ साफ नहीं कहा, या फिर इन सबको यकीन हो गया है कि अमेरिका अब अपने दम पर कुछ ज्यादा करना नहीं चाहता। वैसे यूरोप इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम ना दे दे। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात सबसे पहले 2008 में सामने आई थी। तब नाटो ने जॉर्जिया को भी साथ लेने की बात कही थी, लेकिन 2008 में ही रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके बता दिया कि उसके बॉर्डर वाले देशों से नाटो दूर रहे, नहीं तो उसका हश्र जॉर्जिया जैसा होगा। 15 साल बाद 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजकर अपनी वो कसम भी पूरी की। अब 3.5 साल के युद्ध ने यूक्रेन का वो हाल किया जिसके आगे ट्रंप से लेकर यूरोप का हर लीडर अब पुतिन से बचने का रास्ता तलाश रहा है, जबकि जेलेंस्की को लग रहा है कि सेना भेजकर उनको बचाने की शुरुआत होने वाली है। अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। ये करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इसमें क्रामिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन, जापोरेजिया और मारिउपोल भी शामिल है। रूस इन इलाकों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में हुई मीटिंग में इस बात को भी साफ कर दिया था। तभी उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। जाहिर है कि उस मीटिंग के बाद भी पुतिन नर्म नहीं पड़े और इस बात ने ट्रंप की डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा झटका दिया। सवाल उठ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई और दुनिया इसी तरह 2 खेमों में बटी तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबसे पहला हमला कहां किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजिंग में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक ट्रंप के साथ साथ यूरोप को फंसाने वाली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर उस बड़े नेता को बीजिंग में बुलाकर जिनपिंग ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि चीन का फ्रंट तैयार है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।